हेलो हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं कंप्यूटर के इस क्लास में। साथियों, सिविल कोर्ट रीडर के एग्जाम के दृष्टिकोण में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि पहला चैप्टर का आपको थ्योरी और उसका ऑब्जेक्टिव को अपलोड कर दिया गया है। आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं इसका सेकेंड चैप्टर, जिसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को करना क्या है कि सामान्य समझ विकसित कर लेना है। एक सामान्य समझ, ऐसा नहीं है कि इसको पूरा फैक्ट्स को याद कर लेना है। एक सामान्य समझ जब हमको विकसित हो जाएगा, तो जब उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो हमको एग्जाम हॉल में पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखकर ये आपका वीडियो बनाया जा रहा है। तो बस यही ध्यान देना है कि आपको सामान्य समझ विकसित पर करने पर जोर देना है, ठीक है। ज्यादा ध्यान से मतलब इन्हें की डाटा को पूरा दिमाग में हम लोग को नोट कर लेना है, ऐसा भी नहीं करना है। एक सामान्य समझ को विकसित कर लेना है। बस वीडियो को देख लेना एक बार, इसी में सामान्य समझ आपकी विकसित हो जाएगी। देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है, इसका क्लासिफिकेशन है। जैसे जितने भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर का, जो एक स्ट्रक्चर वे में जोड़ने का काम करता है, ठीक है, तो उसी को हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कंप्यूटर के जितने भी अवयव होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, उनको जोड़कर एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। उसी स्ट्रक्चर को यानी संरचना को हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की संज्ञा देते हैं। ये चैप्टर का हो गया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, ये प्रोसेसर है, एप्लीफ्यूल्स है, डाटा मेमोरी है, डाटा मेमोरी यहाँ पर है, प्रोसेसर क्यूब है, पेरिफेरल है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, सेकेंडरी डाटा, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सभी एक एग्जांपल लेते हैं, इन सभी को एक प्रॉपर वे में इसको जोड़ना ही आपको सिस्टम में लाना ही क्या कहलाता है? आर्किटेक्चर कहलाता है, ठीक है। इसको संरचना मतलब इसको ढंग से जोड़ देना। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं, समझे। और कुछ इसका महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम नजर डालेंगे, जो परीक्षा के लिए उपयोगी डाटा है। तो देखिए, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, थोड़ा इसको हम और डिटेल्स में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर के विभिन्न अवयव जो है एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर के संरचना यानी आर्किटेक्चर कहते हैं। यानी कंप्यूटर के जो भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, उनको एक प्रॉपर वे में आपको स्ट्रक्चर के रूप में तैयार किया जाता है। तो उसके जो आंतरिक संबंध होते हैं, ताकि वो सही सुचारू रूप से काम कर सके, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस एक सामान्य समझ हमको विकसित करना है, और उसी की मदद से हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बहुत बड़ा चीज नहीं होती है। आप सामान्य समझ रहेगा तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब है कि देखिए, कंप्यूटर की संरचना संरचना देखिए, कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। देखिए, ये जो होता है ना, कंप्यूटर सिस्टम की जो कार्य प्रणाली पर है, जैसे कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, पद्धति होता है, उसी के अनुसार उसकी संरचना की जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब है कि पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर, देखिए ये फैक्ट आपको याद रखना है, 1970 में जॉन वॉन न्यूमन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आपको ये चीज याद रखना है कि प्रथम आर्किटेक्चर जो है, आपको 1970 ईस्वी में आपको जॉन वॉन न्यूमैन याद रखिएगा, और ओल्ड मैन और न्यूमैन से याद रखिएगा कि न्यूमैन द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। ये आपको थोड़ा सा डाटा को माइंड में रखना है बस। आगे है कि कंप्यूटर की संरचना सफल कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण के लिए आधार होता है। स्वाभाविक है, जैसे कि हमारा शरीर का जो ढांचा है, एक जो है हड्डी पर बना हुआ है, हड्डी का जो ढांचा तैयार है, उसके बाद उस पर से मांस वगैरह है ना। तो ऐसा ही जो है इसका जो ढांचा जो है, कंप्यूटर की जो संरचना है, वो सफल कंप्यूटर सिस्टम निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। अब सोच लीजिए कि जैसे कि हम लोग मकान बनाते हैं, छत ढलवाते हैं, तो क्या करते हैं? छत का जो पहले जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? सरिया होता है। सरिया का क्या होता है? प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है इस प्रकार का, ठीक है। और बनाकर जो है इसके बाद उस पर ढलैया का काम किया जाता है। तो जब तक छत जितना ढालना होता है, उतना हम लोग क्या करना पड़ता है? संरचना बनाना पड़ता है। और जब संरचना का निर्माण हो जाता है, तो उसके बाद सीमेंट, बालू और गिट्टी वगैरह होता है,
उसके मदद से हम लोग छत को ढाल देते हैं, ठीक है, यही काम करते हैं ना। तो वो समझिए कि मांस का काम करते हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर भी है, उसी प्रकार से आपका कंप्यूटर का सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने के लिए आपको उसकी संरचना का होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कंप्यूटर के जो अवयव होते हैं, इसमें से आपको इनपुट यूनिट जो है आपको 1 नंबर पे आता है। तो इनपुट यूनिट इसको कहते हैं जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन या डाटा को जो है ना किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में संप्रेषित करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है आपका इनपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपको याद क्या रखना है, मुख्य रूप से आपको जो ये कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये कीबोर्ड से सवाल पूछता है, ठीक है। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइसेस है। इसके बाद दूसरा नंबर आपका ये याद रखिएगा, माउस, ठीक है। माउस को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, डाटा को या इंफॉर्मेशन को संप्रेषित करते हैं, किस में, आपको सिस्टम में। इसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करके बाद आउटपुट देता है हमको, ठीक है, और उसका जाके मेमोरी में चला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के अवयव, कंप्यूटर के अवयव में दूसरा पॉइंट है आपको आउटपुट यूनिट। देखिए आउटपुट यूनिट उसको कहते हैं जो आपको बिल्कुल बाहर रहते हैं, ठीक है। तो बाहर रहते हैं, जैसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि मॉनिटर, मॉनिटर बाहर है, तो ये आउटपुट डिवाइसेज हो गया। ये आपका प्रिंटर, ये भी बाहर रहता है। कंप्यूटर जीपीएस, इसके बाद हेडफोन, वीडियो कार्ड, स्पीकर, प्रोजेक्टर और साउंड कार्ड, ये सब क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस होता है, ठीक है। इतना केवल 2 बात ही याद रखना है आपको कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन होता है, ये सवाल बराबर पूछता है। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस में आपको माउस याद रखिएगा और जो कीबोर्ड जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में जाइएगा तब समझ में कंफ्यूजन हो जाइएगा कि माउस तो बाहर रहता है, तो ये भी बाहर वाला है, तो क्या हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस है, लेकिन यहीं पर आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इनपुट डिवाइसेस के अंदर माउस आता है और कीबोर्ड आता है, क्योंकि इससे हम लोग डाटा या इंफॉर्मेशन को सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, संप्रेषित करने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने कोई दिक्कत नहीं है। बस हम एक ही बार में आप वीडियो के शुरुआत में ही आपको बोले हैं एक सामान्य समझ विकसित करना है, और जहाँ पर हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको फोकस करना है, उस फोकस कीजिएगा बस, उसके आगे कुछ नहीं करना है, विशेष दिमाग पे जोर नहीं देना है। बाकी सब्जेक्ट की जो तैयारी आप कर रहे हैं उसको कीजिए, और हम मेरे तरफ से एग्जाम की आपको कंप्यूटर के लिए आपको बहुत प्रयास किया जा रहा है कि आपको हर वीडियो जो है हर चैप्टर का टाइम से अपलोड कर दिया जाए। 16 तारीख तक सभी वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, शाम तक सभी वीडियो अपलोड रहेंगे 5 चैप्टर का, पूरे प्रयास रहेगा आपको। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे कि आपको इनपुट डिवाइसेस केवल याद रखिएगा, माउस और कीबोर्ड, बाकी बात समझिए कि सब आउटपुट डिवाइसेस है, इसको दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब कंप्यूटर के जो अवयव है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इस सीपीयू है, ठीक है। इस सीपीयू का फुल फॉर्म तो पहले याद रखिएगा, बहुत जरूरी होता है, ये पूछता ही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक जितना भी आपका सिविल कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट असिस्टेंट वगैरह सबका एग्जाम होता है, उसमें सामान्य क्वेश्चन ही पूछते हैं। 10 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन डील कर सकते हैं। केवल आपको सामान्य समझ विकसित होना चाहिए थ्योरी का, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होना चाहिए, बस इतना ही बात ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याद रखिएगा। और ये जो होता है ना कंप्यूटर का, क्या होता है, मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, ठीक है। जो काम हमारा ब्रेन करता है, बस इतना ध्यान रखिए, कंप्यूटर का समस्त कार्यों का निष्पादन कौन करता है, आपका सीपीयू करता है। जैसे देखिए सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, इस पर थोड़ा सा नहीं ध्यान दे देना है आपको, ठीक है। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर, देखिए माइक्रो कंप्यूटर के जो सीपीयू होते हैं उसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर, ये थोड़ा याद करने वाला बिंदु है, थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है मेरे दोस्त, जो माइक्रो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, सीपीयू माइक्रो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, इसके जो सीपीयू होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इस बात को आप जरा सा ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा बस ध्यान देना है, कुछ ज्यादा जोर नहीं देना है। अब है यह कंप्यूटर के बाहरी एवं आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। कह तो दिए ना कि बाहर वाली और घर वाली सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है,
ये आपको सीपीयू काम करता है। बाहर में जितने भी आपको डिवाइसेस लगे होते हैं, आंतरिक डिवाइस जितने भी लगे होते हैं, सभी का कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये आपका सीपीयू ही करता है। जैसे कि हमारा हमारा हाथ पैर चल रहा है तो हमारा ब्रेन ही ना कंट्रोल कर रहा है। हमारा अंदर की जो जितना भी चीज़ें चल रही है, सिस्टम काम कर रहा है, वो सारा क्या काम कर रहा है? सो ब्रेन ही ये सब चीज़ का निष्पादन करता है। तो सीपीयू का भी काम उसी प्रकार का है। चलिए सीपीयू का देखिए, ये आपका नमूना है। देखिए सीपीयू का ही भाग होता है एएलयू, ठीक है। एएलयू होता है, इसका फुल फॉर्म जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। खैर इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे, ठीक है, तो इसको जान लेंगे। फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है, यहाँ पर आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है। और सीपीयू के अंतर्गत, कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो सारा काम जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, सारा काम कौन करता है? एएलयू करता है। और एएलयू किसका भाग है? देखिए एएलयू, देखिए ये आपको सीपीयू का भाग है। देखिए एएलयू और सीयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, यह तीनों जो है आपको सीपीयू का भाग होता है, ठीक है। और इसके मदद से ये जो सीपीयू है अपने कार्यों का निष्पादन करता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जितने भी होते हैं वो सारा काम कौन करता है? एएलयू करता है। फिर सीयू जो है टोटल काम को कंट्रोल करने का काम करता है, सीयू करता है। और रजिस्टर क्या होता है कि मेमोरी कार्ड से ये जो है डाटा को लेकर अस्थायी रूप से ये रजिस्टर जो है आपको संग्रहित करता है। खैर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम हल्का हल्का समझ विकसित आगे भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखिए सीपीयू के जो प्रमुख अवयव निम्नलिखित है। जैसे देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अभी जस्ट हमने आपको बताया था, ठीक है। अर्थमेटिक, ठीक है, याद रखिएगा, लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसको मेरे दोस्त इसको बोलते हैं एएलयू। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। देखिए सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जो होते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलनाएं, जैसे दो संख्याओं में यह बताना कि कौन सी संख्या छोटी है या बड़ी है, अथवा दोनों बराबर है, ये सभी जो है कह तो दिए ना कि मैथमेटिक्स का जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा, एएलयू के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में की जाती है, ठीक है। इनमें सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति पर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सब जो भी चीज होता है ना, किस पे होता है? ये बाइनरी सिस्टम पे आधारित होता है, बाइनरी सिस्टम, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है कि बाइनरी सिस्टम पे होता है। बाइनरी सिस्टम में जीरो से लेकर 1 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक, 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए प्राप्त होने वाली संख्या तक क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कोई विशेष बाइटें होते, कई विशेष बाइटें होते, बाइट, ठीक है, बाइट याद रखिएगा, जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। देखिए जो सूचनाएं होते हैं या संख्याओं को, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए अस्थायी रूप से किस में? आपको रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। और ये जो है इसमें रजिस्टर में बहुत सारे बाइटें होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम्पल है आपको देख सकते हैं, ये आपका भाग है आपका अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का, आप फिगर देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, समझ विकसित करते हैं। देखिए सीपीयू का जो भाग है एक एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है और मेमोरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है सो आप देख लीजिए। हम लोग कोई भी डाटा या सूचना को जो है इंफॉर्मेशन को हम लोग इनपुट करते हैं किस में? सीपीयू में, ठीक है। और सीपीयू पूरा भाग है, ठीक है, सीपीयू। अब इसमें क्या होता है? एएलयू से आता है कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट देता है एएलयू को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद फिर जो है यहाँ से क्या आता है? मेन मेमोरी में आता है, और मेन मेमोरी से फिर जाता है आपको एएलयू में जाता है, मतलब सीपीयू में जाता है, ठीक है। और ये फिर एएलयू को देता है, और फिर एएलयू जो है कंट्रोल यूनिट को देता है, मतलब समस्त क्रियाओं का संपादन इसमें करता है। और तब जाके बाद में क्या होता है? आउटपुट हो जाता है, यानी रिजल्ट के रूप में बाहर आ जाता है।
एक बार और से समझ लीजिए कि पहले डाटा या इंफॉर्मेशन को हम लोग जब सीपीयू के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर समस्त क्रियाओं का संपादन एएलयू और कंट्रोल यूनिट करता है और इसको भेजता है मेमोरी कार्ड में, मेन मेमोरी में, और फिर मेन मेमोरी से फिर ये आता है सीपीयू में, और सीपीयू से फिर जो है आउटपुट के रूप में बाहर निकाल देते हैं। और जो डाटा इंफॉर्मेशन जो हम लोग जब डालते हैं, ये जो डाटा या जो इंफॉर्मेशन है ये जो डालते हैं ये आपको बाइनरी सिस्टम में होता है। क्या होता है? ये बाइनरी में होता है, बाइनरी सिस्टम में होता है ये कम, और इसको आउटपुट के रूप में जो पढ़ने योग्य होता है उस रूप में बाहर करने का काम सीपीयू करता है। एक सामान्य समझ मेरे दोस्त विकसित करना है, कोई विशेष जोर नहीं देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर के अवयव में जो जैसे कि मेमोरी यूनिट देखते हैं, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट जो है हम पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डाटा है इसको देख लीजिएगा। बाइट, बाइट ये है बाइनरी नंबर या डिजिट होता है। 4 बाइट बराबर 1 निबल होता है, ध्यान में रखना है। 8 बाइट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है, और 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट यानी एमबी होता है, और 1024 मेगाबाइट यानी 1024 एमबी बराबर 1 गीगाबाइट होता है, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है, और 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होता है, ठीक है। तो हमको याद रखना है, कैसे याद रखना है? से देखिए, निब्बल पहला नंबर क्या हो जाएगा? निब्बल सबसे छोटी इकाई होता है, निब्बल। इसके बाद क्या होता है? निब्बल से होता है बाइट, बाइट होता है बड़ा, ठीक है। बड़ा छोटा खाली याद रखिएगा, बस इतना ही काम करना है, बाइट। इसके बाद क्या हो जाता है? केबी में बदल जाता है, केबी में, और बाद में जो है केबी कहाँ चल जाता है? देखिए केबी आता है एमबी में, ठीक है, और एमबी कहाँ जाता है? जीबी में, ठीक है, और इसके बाद जीबी कहाँ जाता है? ठीक है, तो जीबी जाता है आपको टीबी में, टेराबाइट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, और पीबी यानी कि पेटाबाइट, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या होता है? निब्बल होता है, सबसे बड़ा पीबी होता है, और ध्यान रखना केबी से बड़ा एमबी, या एमबी से बड़ा जीबी, और जीबी से बड़ा टीबी, और टीबी से बड़ा क्या होता है? पीबी होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, बस इसी से क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। अब देखिए रजिस्टर क्या है, रजिस्टर का ये फिगर है आपको। चलिए रजिस्टर में तो बता ही दिए थे, अब हम लोग आगे देखते हैं, कंट्रोल यूनिट देखते हैं। देखिए कंट्रोल यूनिट जो है सीयू का सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि हम जिस प्रोग्राम का क्रियान्वयन कराना चाहते हैं उसे मेमोरी में क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण करती है और उसका क्रियान्वयन करती है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि डाटा को क्या करती है? पढ़ती है, और पढ़ने के बाद उसको विश्लेषण करती है, और विश्लेषण करके आगे बढ़ाने का काम करता है। किसी आदेश या क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को उचित निर्देश, ठीक है, और सिग्नल जारी करता है, ठीक है। देखिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जितने भी बाहरी डिवाइसेस होते हैं या आंतरिक डिवाइसेस होते हैं सभी को क्या करता है कि सूचना को मेमोरी में से क्रमशः उसका विश्लेषण और क्रियान्वयन करने के लिए बाहरी और भीतरी जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं सबको भेज देता है, ठीक है, और उसको कंट्रोल करके फिर इसको बाहर लाने का काम करता है। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर की जो कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान रखिएगा। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या हो गया यार? जो भी चीज है सीयू, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। देखिए सीयू, ठीक है, सीयू जब हम लोग इलेक्शन कराए जाते हैं तो वहाँ भी सीयू और बीयू पढ़ना पड़ता है, ठीक है, उसमें भी ये चीज लगा हुआ होता है। तो कंट्रोल यूनिट, तो इसको क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर की जो कंट्रोल यूनिट होता है सीयू, उसको क्लॉक कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं स्टेप तक समझते हैं चीजों को। पहला स्टेप में क्या होता है? देखिए मेमोरी, यहाँ जो मेन मेमोरी है इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है उसको फेच करने का काम करता है। फेच यहाँ से फेच करता है, और फेच करने के बाद क्या करता है? इसको कंट्रोल यूनिट में ले आता है स्टेप 2 में, और यहाँ क्या करता है? उसको डिकोड करता है। यहाँ पर तो मेमोरी से बाइनरी सिस्टम में ले आता है, कहाँ पर? कंट्रोल यूनिट में, और इसको डिकोड करने का काम करता है, और डिकोड करने के बाद स्टेप 3 में जो है एएलयू को देता है
जो इसको क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करने के बाद स्टेप 4 में जो है फिर जो है ये मेमोरी में भेज देता है, और यहाँ से आउटपुट के रूप में बाहर निकलता है, जिसको हम पढ़ने योग्य हो जाता है। तो सिस्टम याद रखिएगा, मेन मेमोरी से आपको कंट्रोल यूनिट ऐसे रख देते हैं, मेमोरी। देखिए मेमोरी, ठीक है, से कहाँ गया, सीयू गया, कंट्रोल यूनिट गया, फिर सीयू से कहाँ जाता है, एएलयू में जाता है, और एएलयू से फिर जो है ये आपको स्टेप 4 में मेमोरी में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा काम करने का सिस्टम होता है। चलिए एक सामान्य समझ विकसित करना है, मेमोरी के बारे में कुछ देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए मेमोरी जो है कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा तथा निर्देशों को डाटा और जो भी इंफॉर्मेशन होता है और जो डायरेक्शन उससे होता है उसको संग्रहित करने का काम करता है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों से एक सूचना स्टोरेज, इंफॉर्मेशन स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। यह कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग होती है। मेमोरी क्या है, सीपीयू का भाग है, बस ये बात को याद रखिएगा और कुछ नहीं याद रखना है। मेमोरी का मतलब समझिए कि स्टोरेज का काम करता है, उसका मेन काम तो यही है, और किसका भाग होता है, तो सीपीयू का भाग होता है, बस यही याद रखना है हमको। देखिए जो सीपीयू का ही भाग है ना, आप फिगर नंबर देखिए, देखिए सीपीयू का ही ना भाग है, देखिए सीयू, अब मेमोरी भी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेमोरी कोई दो प्रकार की मेमोरी होता है। कितने प्रकार का मेमोरी होता है, दो प्रकार का। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी जो सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है और उसमें स्टोर डाटा को लगातार पढ़ती रहती है और उनका क्रियान्वयन करती है। देखिए प्राइमरी डाटा मेमोरी उसको कहते हैं जो हमारे डिवाइसेज में सीपीयू में पहले से लगे होते हैं, ठीक है, और उसकी क्षमता जो होती है बहुत कम होती है। इसके बाद देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है और इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होता है। ठीक है, तो पहला याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी जो है सीपीयू में लगा होता है और दूसरा जो सेकेंडरी मेमोरी है सीपीयू से बाहर रहता है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है बस, और कुछ विकसित नहीं करना है दिमाग में। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी कहाँ लगा हुआ था, देखिए सीपीयू में रहता है, और दूसरा क्या है, इस सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी जो सीपीयू से बाहर रहता है। बस इतना ही बात याद रखना है मेरे दोस्त। और प्राइमरी मेमोरी का जो भाग होता है रैम रोम होता है, रैम रोम। एक बात और याद रखिएगा, ये रैम का फुल फॉर्म इसका रैंडम, ठीक है, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है। ठीक, प्राइमरी मेमोरी का भाग होता है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका रोम जो है इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मेमोरी। तो आप जरा सा इसको जो है याद रखिए कि रोम रैम जो है ना प्राइमरी मेमोरी का भाग होता है, और प्राइमरी मेमोरी जो है सीपीयू के जो अंदर लगा होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है जो कि आपको सीपीयू से बाहर रहता है। और इसका जो प्रकार है जैसे कि एचडीडी हो गया, एसएसडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेट टैप। देखिए ये चीज आप पहले से परिचित होंगे, एसएसडी, एचडीडी, आपको कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट टैप, ये दोनों को आप याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए, बस इतना ही काफी है जानकारी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब मदरबोर्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं साथियों। देखिए किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर जो है ये केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। देखिए मदर जो बोर्ड होता है, मदर मतलब क्या होता है, माँ। माँ ही तो सब कुछ है, माँ क्या होती है, जननी होती है, हमारी भी और आपकी भी। ठीक है, हम सभी लोगों का जननी होती है। तो मदर बोर्ड उसी प्रकार से आप पूरे कंप्यूटर का जननी होती है। यहीं से सारा चीज जो है आपको सिस्टम में लगे होते हैं और वहीं से एक सॉकेट से जुड़े होते हैं, और सॉकेट से जुड़ने के बाद सारा वही कंट्रोल यूनिट, चाहे एलयू चाहे सीपीयू, जो भी काम करना होता है सारा के लिए ये मदरबोर्ड ही सबको अपने गर्भ में लेकर रहता है। और इसका चित्र भी दिखा देंगे हम लोग कैसे काम करता है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहते हैं, बेस बोर्ड भी कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, और लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। देखिए माँ का, चूंकि माँ है
माँ अनमोल होती है, ठीक है। माँ की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। इस दुनिया के सबसे सुंदर अगर कृति कुछ है तो वो माँ है, और जिसके माँ नहीं है समझिए उसकी दुनिया बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है। तो माँ को हम लोग क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और माँ को मन को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। तो आप अपने जीवन में कभी भी माता पिता को दुखी करने का एक काम भूल से भी नहीं कीजिएगा, चाहे उसके लिए आपको कोई भी बहुमूल्य चीज भी आपको खोना क्यों नहीं पड़ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स जो है सॉकेट्स कहते हैं। जब जो चिप के जो कनेक्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, अभी दिखाते हैं आपको, उसको क्या कहते हैं, सॉकेट्स कहते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर जितने भी आपको कनेक्टिंग पॉइंट दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये सब दिख रहा है, ये सब बिंदु दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, जितना भी आपको कनेक्टिंग पॉइंट है इसी सब को क्या कहते हैं, सॉकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉकेट्स। तो यहाँ परिभाषा क्या, मदरबोर्ड्स में जितने भी अवयव होते हैं और उनके जो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉकेट्स कहते हैं। जैसे कि आपको सॉकेट्स नहीं देखते भाई, जैसे कि मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको ये चीज एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये से फोल्ड हो रहा है, ये हो रहा है ना, तो ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ने का काम क्या करता है, ये वाला करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉकेट्स बोलेंगे। यानी दो चीज को जोड़ने का काम करता है उसको सॉकेट्स बोलेंगे। चलिए आगे तो किसी मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। हम यही सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करें ताकि आप लोग भी इसको देख ले और एक सामान्य समझ विकसित हो जाए आपका, ठीक है। तो देखिए सिस्टम के विभिन्न अवयवों के को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक, देखिए इलेक्ट्रॉनिक लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराना होता है। इसी मदरबोर्ड का मुख्य काम यही होता है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत अवयव जैसे बाह्य स्टोरेज उपकरण, वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, बाहरी इनपुट आउटपुट उपकरण, ठीक है, इत्यादि मदरबोर्ड के साथ किसी कनेक्टर या केबल के माध्यम से जोड़े जाते हैं। कनेक्टर या आपको किसी माध्यम से, केबल के माध्यम से इसको जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो समझिए कि मदरबोर्ड सबको घर में लेने का काम करता है और सबको यही चीज करता है। तो आंख बंद कर देखिए साथियों, एक सामान्य समझ रहेगा ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा ना, तो लह जाने का थोड़ा सा नहीं ज्यादा चांसेज रहता है। चलिए अब मदरबोर्ड का कंपोनेंट है, देखिए मदरबोर्ड का एक्सपेंशन स्लॉट, केवल आपको नाम याद रखना। देखिए एक्सपेंशन स्लॉट का ये चित्र है, कमोस बैटरी, ठीक है, ये जो है आपका कमोस बैटरी का ये पिक्चर है, ठीक है। केवल आप नाम याद रखिए कि मदरबोर्ड का कंपोनेंट कौन कौन है, ठीक है। हम लोग को कंप्यूटर का ज्ञाता नहीं बनना है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें एक फैन लगा होता है, फैन जो कि ठंडा करने का काम करता है मदरबोर्ड जब गर्म हो जाता है। तो एक एसएमपीएस लगा होता है, ये देखिए इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, किसी सवाल पूछ सकता है एसएमपीएस का फुल फॉर्म। इसके बाद पीसीआई लगा हुआ था, पीसीआई ये भी मदरबोर्ड का कंपोनेंट है, जिसको कहते हैं प्रिंटर कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये थोड़ा सा नजर डाल लीजिएगा, यहाँ से भी सवाल पूछने के चांसेस है। इसके बाद ये आपका प्रोसेसर चिप। आप मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट है ना, केवल उसका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये चीज इसका भाग है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। चलिए अगला है इकाइयों का इंटरकनेक्शन, ठीक है, इकाइयों का इंटरकनेक्शन। अब देखिए सीपीयू डाटा, निर्देश तथा सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों तथा डिवाइसेज को भेजता है, ये पहला काम करता है। इस आवागमन के लिए विभिन्न बसें प्रयोग की जाती है। बसें देखिए कहीं से कहीं ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी जरूरत होता है, आपको बस की जरूरत होता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होता है, तो उसमें बसें जो है प्रमुख भूमिका निभाता है। इंटरकनेक्शन जो होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बस कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में अनेक बसें होती है जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, बहुत सारा बस होता है। चलिए कुछ ऐसे तारों या कनेक्शंस का संग्रह होती है जिनसे होकर सिग्नल उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजे जाते हैं। वास्तव में बस एक संप्रेषण माध्यम है। देखिए जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उस सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है वो ले जाने का कौन काम करता है, ये तो बस करता है, ठीक है। बस याद रखिएगा, BUS बस,
यानी कि BUS, ठीक है, बस। चलिए अगला है कि आंतरिक बस है। देखिए बस का जो प्रकार है, एक आंतरिक बस है, ठीक है। तो देखिए ये मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है। ये कहाँ जोड़ती है? आंतरिक मतलब क्या होता है? मदरबोर्ड के जो आंतरिक अवयव होता है उसको जोड़ने का काम कौन करता है? ये इंटरनल बस काम करता है, ठीक है। इस इंटरनल बस को सिस्टम बस भी कहा जाता है। और सिस्टम बस जो है, सॉरी, आंतरिक बस निम्न प्रकार का होता है। एक मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेज या मेमोरी के एड्रेस, देखिए सबको हम बता देते हैं आपको। दो प्रकार का होता है आंतरिक मेमोरी, ठीक है। ये इनपुट डिवाइसेज को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस द्वारा ले जाया जाते हैं। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेज या मेमोरी के एड्रेस 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 बस द्वारा ले जाते हैं। मतलब एड्रेस ले जाने कौन काम करता है? एड्रेस बस ले जाता है। जैसे स्कूल बस क्या काम करता है? बच्चे को ले जाने काम करता है। इसके बाद जो सवारी गाड़ी होता है वो सवारी को ले जाने काम करता है। हो सकता है कोई प्राइवेट गाड़ी होता है, प्राइवेट चीज़ों, प्राइवेट सवारी को ले जाने काम करता है। तो जैसा है वैसा ही ले जाने का काम करता है ना। तो ये एड्रेस कौन ले जाएगा? एड्रेस बस ले जाएगा, ठीक है। अब देखिए आज दूसरा है आंतरिक बस हो चुका है आपको, ये बाह्य बस है। 2 नंबर पॉइंट, एक्सटर्नल बस। यह विभिन्न बाहरी अवयवों को जोड़ती है। ये बाहरी जो अवयवों को जोड़ती है, इसका थोड़ा नाम याद रखिएगा, पेरीफेरस, पेरीफेरस और पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स इत्यादि, ठीक है। ये बाह्य बस का उदाहरण है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए सिस्टम बस में देखिए डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। ठीक, क्या काम करता है? डाटा बस जो है डाटा को ले जाने काम करता है। एड्रेस बस एड्रेस को ले जाने काम करता है। और कंट्रोल बस कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको आगे बढ़ते हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल में, ठीक है। यह घटनाओं के अनुक्रम प्रतिनिधित्व करता है जो एक निर्देश के रूप में होता है, जिसे मेमोरी से पढ़ा जाता है, ठीक है, और निष्पादित किया जाता है। इंस्ट्रक्शन के साइकिल में निम्न 4 चरण होते हैं। जैसे फैचिंग करना, कोई भी डाटा का जो फैचिंग करने का काम क्या करता है? ये आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल का काम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखिए इस चरण मेमोरी से निर्देश को फैच करके रजिस्टर में लाते हैं। मेमोरी से फैच करके रजिस्टर को मिलाते हैं, इसका फैचिंग का ये काम है। इसके बाद डिकोडिंग करता है, निर्देश को क्या करता है? डिकोड करता है, दिए गए निर्देश की व्याख्या करता है। इसके बाद क्या करता है? एग्जीक्यूशन करता है, निष्पादन करता है, जिसको आउटपुट कहते हैं। और इसके बाद फिर से मेमोरी या स्टोरेज में भेज देता है। तो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल का काम होता है। इसका फिगर से हम लोग कुछ समझ लेते हैं। चलिए जैसे कि देखिए सबसे पहले क्या काम करता है? जो भी डाटा जो हम लोग डालते हैं, इसमें जो डाटा डालते हैं, डाटा या इंफॉर्मेशन जो डालते हैं, ठीक है। देखिए जो डाटा और इंफॉर्मेशन जो इसमें डालते हैं, इसको फैच करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ के बाद इसको यहाँ भेजता है, फिर यहाँ डिकोड होता है। क्योंकि बाइनरी सिस्टम में होता है तो यहाँ से आकर फिर इसको डिकोड करता है। फिर डिकोड करने के बाद फिर क्या आता है? रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी। यहाँ से मेमोरी में से इसे क्या करता है? पढ़ने का काम करता है। फिर करने के बाद क्या करता है? यहाँ आउटपुट कर देता है, ठीक है। यहाँ आउटपुट करता है, ठीक है। एक्सक्यूशन द इंस्ट्रक्शन, उसको एनालिसिस करता है। और इसके बाद फिर जो है भेज देता का, फिर इसका जो इंस्ट्रक्शन डाला गया था फिर उसी के पास भेज देता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कार्य है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। अब इस चैप्टर से महत्वपूर्ण तथ्य, जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आपको याद करना जरूरी है, और इसी के साथ ये चैप्टर 2 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर के किसी विशेष कार्य को करने को कहा जाता है। देखिए इंस्ट्रक्शन जो कोड होता है ना, इंस्ट्रक्शन कोड, ये बिट्स का समूह होता है, ठीक है। बिट्स का समूह होता है। यूपीएस, देखिए यूपीएस का नाम याद जरूर रखिएगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। इसको वीवीआई के रूप में यूपीएस का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। यह ऐसा यंत्र है जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है और विद्युत पावर जाने के बाद भी कुछ समय के लिए कंप्यूटर को विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है। देखिए यूपीएस जो है यूनिटेरिप्टिबल पावर सप्लाई, ठीक है। ये क्या काम करता है कि जब कंप्यूटर में लगा होता है तो बिजली कट जाता है, तो कुछ देर के लिए कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने का काम कौन करता है? यूपीएस करता है, ठीक है।
ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पावर स्ट्रिप, देखिए यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग बॉल आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें इसे समायोजित करने वाले उपकरणों की संख्या उपस्थित होती है। ठीक है, पावर स्ट्रिप में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर जो है मेरे साथियों, देखिए देखिए कुल मिलाकर जो है आज के इस वीडियो में मैं जो हूँ आपको चैप्टर 2 का आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में सारा चीज कंप्लीट कर दिया हूँ। देखिए दोस्तों, आप जी जान से मेहनत कीजिए। ठीक है, जी जान से मेहनत कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है आपका मोबाइल है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपकी नौकरी हो जाएगी ना, तो इस पर जब पेमेंट का जब मैसेज आएगा ना, तो एक गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है उतनी खुशी नहीं मिलती है जितनी जब आपको एक पेमेंट आता है महीना में, जैसी घुसेगा अकाउंट में उतनी खुशी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? जब आपको पेमेंट आएगा। गर्लफ्रेंड के मैसेज आने से खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नौकरी की तैयारी जोर शोर से करते रहिए और हर हाल में आप एक सीट पक्का कर दीजिएगा। और निसंदेह आपके सारा वीडियो जो है मैं कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ, जल्द ही सब चीज़ अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।